सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम या फिर नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सचेंजिंग ऑफ गैस टॉपिक को। एक्सचेंजिंग ऑफ गैस से ही हमें पता चलता है, यानी एक्सचेंज होना, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये हमें समझना है। गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं ये होते हैं हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है जब आप सांस अंदर की ओर लेते हो, और एक्सपायरेशन होता है जब आप सांस बाहर की ओर फेंकते हो। सो ये होता है हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से ही हमारा एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है। जब आप सांस अंदर की ओर लेते हो तो उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होता है। हमारा नाइट्रोजन होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, हमारे इनहेल्ड गैसेस होते हैं। तो बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हम क्या करते हैं, जो हम इनहेल करते हैं, यानी जो हम अंदर लेते हैं। ठीक है, जब वो हम अंदर लेते हैं तो बहुत सारे गैसेस उसमें हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, तो वो एज इट इज हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन उसमें ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्सहेल करते हैं कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। तो वो बाकी जितने भी गैसेस है जो नॉन इम्पोर्टेंट है वो हमारी बॉडी से एज इट इज हमारी निकल जाते हैं। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन alveoli and blood across the respiratory membrane is called as external respiration. Between blood tissue across the capillary membrane is called as internal respiration. ये जो external और internal respiration होती है ये किससे हो जाती है? ये हो जाती है हमारी डिफ्यूजन से। Now अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, अगर आप इंटरनल रेस्पिरेशन करते हो तो वो कैसे होती है? एवोलाई से ब्लड की ओर हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। और जब आप क्या करते हो, इंटरनल करते हो, तो उस टाइम क्या हो जाता है, ब्लड से वो टिश्यूज तक जाती है अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो भी एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होते हैं ये क्या होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सांस लेते हो तो वो कैसे लेते हो आप, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो हमेशा आप गैस का एक्सचेंज जब करते हो तो वो क्या हो जाता है, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। नाउ ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये आप लोगों को अभी कंफ्यूज होगा, तो आगे हम समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर एक्सटेंड बाय अ सिंगल गैस कंपोनेंट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। In a mixture of gases, each gases extend its own pressure independently of the others, which is known as its partial pressure. नाउ अभी आपको ये सर के ऊपर से गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं मैम अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो मान लो आपके पास 10 चॉकलेट्स है। कितने चॉकलेट्स है? 10 चॉकलेट्स है। उनमें से एक चॉकलेट जो है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो बाकी जितने भी 9 चॉकलेट्स है वो आपके पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो एक चॉकलेट है उसमें वो आपको पसंद है। तो सबसे पहले आप किसको खाना चाहोगे? उस एक चॉकलेट को जो चॉकलेट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप किसको पसंद करोगे खाना? सिर्फ उस एक चॉकलेट को। तो उस एक चॉकलेट का प्रेशर जो है वो बाकी चॉकलेट से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको वो सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसलिए उसका प्रेशर सबसे ज्यादा है। किन चॉकलेट्स पे? 9 चॉकलेट्स पे। एक वैसे ही हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी जितने भी गैसेस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनका प्रेशर ज्यादा भी नहीं होता। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे लिए ऑक्सीजन का होता है। क्यों ऑक्सीजन का होता है? क्योंकि आपने अभी एग्जाम्पल से समझ लिया कि एक चॉकलेट आपको ज्यादा पसंद था तो उसको आपने ज्यादा खा लिया, लेकिन बाकी जितने भी 9 चॉकलेट्स थे वो आपको पसंद नहीं थे तो आपने नहीं खाए वो। तो यही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं पार्शियल प्रेशर होता क्या है।
गैस में जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है बाकी जितने गैस से। अभी आपने समझ लिया, जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो एयर को आप क्या करते हो, आप एयर को अंदर की ओर लेते हो, ठीक है। जब आपने एयर को अंदर की ओर लिया तो उस एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट थे। गैसेस में क्या क्या प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इनहर्ट गैसेस प्रेजेंट थे। लेकिन उनमें से जो गैस थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी बॉडी के लिए जो था वो था ऑक्सीजन। टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना है एटमॉस्फेयर प्रेशर 159 और एवोलाई में कितना है इसका 104 एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है इसका 40 एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है इसका 95 एंड टिश्यूज में इसका कितना है 40। यानी देख सकते हो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब आप बहुत सारी गैसेस अंदर लेते हो तो कुछ गैसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते तो वो एज इट इज हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो भी हमारी बॉडी से गैसेस रिमूव हो जाते हैं वो किससे हो जाते हैं, थ्रू एक्सपायरेशन। जब आप एक्सपायरेशन करते हो, यानी जब आप सांस को बाहर की ओर फेंकते हो तब आप क्या करते हो, एक्सपायरेशन करते हो। तो आप देख सकते हो एक्सपायरेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर फेंकते हो तो उसका वैल्यू कितना होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर का 0.3, एवोलाई में कितना होता है उसका 40 एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होता है उसका 45 एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 एंड टिश्यूज में 45। नाउ ये जो टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी बुक पे मेंशन की गई हुई है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए एक डायग्राम पे जाते हैं जिससे आपको पूरा ये जो टेबल है ये समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ ये हमारी डायग्राम है जिससे हम ये टेबल पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले जब आप एक्सपायरेशन करते हो, सबसे पहले जब आप क्या करते हो, इंस्पायरेशन करते हो तो वो कहां से कहां होता है, एवोलाई से, ठीक है। एवोलाई से जब वो अंदर आया, देखो ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 104 mmHg। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 400 mmHg। ये कहाँ पे होता है हमारे एवोलाई में, ठीक है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो। तो एवोलाई में जब आपने देखा कितना होता है ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है 104 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 40 mmHg। ये कहाँ पे होता है, ये हमारे एवोलाइज में होते हैं जब आप क्या करते हो, जब आप इंस्पायरेशन करते हो। तो जब आपने इंस्पायरेशन किया तो वो कहाँ किया, एवोलाइज में। तो एवोलाइज में क्या हो गया, ये देखो ऑक्सीजन हमारा कहाँ गया, अंदर की ओर आ गया। देखो कहां से आया, पल्मोनरी वेन में आया। कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में आया। आप देख सकते हो जब ये पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन आया तो वो कहाँ साइड से आया, लेफ्ट साइड से। हमेशा याद रखना पल्मोनरी वेन जो होती है ये लेफ्ट साइड से होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब होगा इसको 9th 10th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो फिर से मैं बता देती हूँ आपको, ऑक्सीजन जो होता है ये पल्मोनरी वेन से आ जाता है और पल्मोनरी वेन किस साइड से होती है, हमारी हार्ट की लेफ्ट साइड से होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है। तो ऑक्सीजन होके कहां से आया, पल्मोनरी वेन्स से आया। तो यस वो कहाँ गया, फिर वो गया सिस्टमैटिक आर्टरीज के यहाँ। कहाँ गया, सिस्टमैटिक आर्टरीज के यहाँ। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, सिस्टमैटिक आर्टरीज में। सिस्टमैटिक आर्टरीज से होके यह कहाँ पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा हमारा टिश्यूज में। कहाँ पहुंच गया, टिश्यूज में, ठीक है। कहाँ पहुंच गया, टिश्यूज में। ना आप देख सकते हो जब ऑक्सीजन टिश्यूज में पहुंच गया तो अभी ये कितना था, अभी सबसे पहले सिस्टमैटिक वेन्स में जब ये पहुंचा तो उस टाइम में 104 से कहाँ पहुंच गया 95 mmHg, यानी कितना हो गया, बहुत कम हो गया। अभी सबसे पहले कितना था, सबसे पहले अभी 104 था ना, अभी कितना पहुंच गया, ना ये कितना अब पहुंच गया, नाउ ये अब कितना पहुंच गया, आप देख सकते हो पी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 40 mmHg। कितना हो गया, 40 mmHg। जब ये टिश्यूज में पहुंचा तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन बहुत कम होने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होने लगा। अभी देखो यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से होके कितना हो गया, फिर बहुत ज्यादा हो गया 40 से 45 और ऑक्सीजन 104 से 95 से कितना पहुंच गया, फिर 40 पहुंच गया, 40 पे, ठीक है। आप देख सकते हो 40 पे पहुंच गया। और जब ये ऊपर आया किन में,
सिस्टमेटिक वेन्स में, आप देख सकते हो ये हमारी सिस्टमेटिक वेन्स है। जब ये सिस्टमेटिक वेन्स में पहुंचा तो इस टाइम ऑक्सीजन जो है बहुत कम हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये होके यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज में गया। यहाँ से आप हमेशा याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होके यह कहाँ गया, हमारे एवले में, एवले से होके कहाँ गया, कैपिलरीज, और ये हो गया हमारा एक्सपायरेशन। तो इससे हो गया हमारा एक्सपायरेशन। सर नो, ये सब जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है, कैसे क्या होता है, कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, और जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम करते हैं और कितना एक्सपायरेशन करते हैं, ये इस डायग्राम से आपने पूरा समझ लिया होगा। नाउ ये जो यहाँ पे टेबल है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जब आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को अंदर लेते हो तो उस टाइम ये इतना होता है, और जब ये एवलाइज में पहुंचता है तो इतना रह जाता है, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाता है तो 40 पहुंच जाता है, और जब ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है तो ये 95 होता है, और जब ये टिश्यूज तक पहुंचता है तो इसका वैल्यू जो होता है 40 हो गया होता है। तो ये अभी आपने किससे देखा, ये अभी आपने इस डायग्राम से सीख लिया कि कैसे क्या होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देख सकते हो एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, ये हमारी डायग्राम है। इस डायग्राम को आप खुद से अब देख लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आगे बढ़ते। The solubility of CO2 is 20 to 25 the atom than that of oxygen, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम्स हायर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। किससे होता है, डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। पर यूनिट जो होता है कितना होता है डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन 2। यानी क्या कह रहा है, जो CO2 का जो अमाउंट होता है, जो डिफ्यूजन का अमाउंट होता है, वो क्या होता है, वो पर यूनिट जितना होता है वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से वो क्या होता है, बहुत क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। आपने अभी जब डायग्राम देख ली, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहना क्या चाह रहा है, जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी CO2, यहाँ पे जब ये डिफ्यूजन हो रहा है इसका, तो CO2 कितना होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन 40 ही है और CO2 कितना है, 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही कहना चाह रहा है, दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है ये 3 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट इज थिन सुकैंस एपिथेलियम ऑफ एवलाई, द एंड का बना होता है द एंडोथेलियम ऑफ द एवलाई कैपिलरीज इज एंड द बेसमेंट और किससे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। सपोर्टिंग, ये किसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है ना हमारे सुकैंस एपिथेलियम को। और जो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो ये जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये किसकी सराउंडिंग होती है, ये सराउंडिंग होती है हमारी कैपिलरीज के, हमारी एवलाई के, और ये सिंगल लेयर होती है जो किससे बनी होती है, एंडोथेलियम सेल्स। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कैपिलरीज होती है, ठीक है। ये हमारी कैपिलरीज होती है, इसके ऊपर 3 लेयर्स होती है, ठीक है। पहली लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे पहले लेयर होती है ना वो होती है सुकैंस एपिथेलियम ऑफ एवलाई, और सेकेंड लेयर जो होती है वो बनी होती है कैपिलरीज। इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ब्लू, ये जो है ये सपोर्टिंग वाली जो है लेयर होती है, ये सपोर्ट करते हैं ताकि जो भी हमारी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो वो इससे क्या हो, वो इस कैपिलरीज से हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही बोल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऊपर जो होती है वो कैपिलरीज पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि क्या करती है, सपोर्ट करती है हमारी सुकैंस एपिथेलियम ऑफ मेम्ब्रेन को, ठीक है। और ये किस लिए होती है, एक सिंगल लेयर होती है ताकि सपोर्ट करे हमारी कैपिलरीज। होप समझ, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।